दोस्तों, गाजा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। करीब 3 साल पहले इजरायली हमले में मारे गए एक ही परिवार के 112 शव अब मलबे से निकाले गए और पूरे सम्मान के साथ उनका जनाजा पढ़ाया गया, जिसे हाल के वर्षों में गाजा के सबसे बड़े जनाजों में से एक माना जा रहा है। बताएंगे पूरा मामला और साथ में आपको बताएंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने इजरायल के गैर कानूनी वेस्ट बैंक के बस्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। इनके अलावा आपको बताएंगे आने वाले घंटों या दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच हो जाएगा समझौता, कतर से ऐलान। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया। करीब 3 साल पहले इजरायली हवाई हमले में एक ही परिवार के सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब आखिरकार मलबे के नीचे दबे 112 लोगों के शव निकाले गए, जिन्हें मंगलवार को पूरे सम्मान के साथ सुपर्द खाक किया गया। इस जनाजे को गाजा के इतिहास और हाल के दशकों में फिलिस्तीनी संघर्ष के सबसे बड़े जनाजों में से एक माना जा रहा है। गाजा सिटी में अबू शरिया और अल हसैना परिवार के लोग अपने अपनों को आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। 3 साल तक इंतजार करने के बाद जब शव मिले तो माहौल बेहद दर्दनाक था। परिवार के लोगों का कहना था कि उन्हें इस बात की राहत है कि अब उनके अपने दफन हो सकेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यह दर्दनाक हादसा आज ही हुआ हो। खबर के मुताबिक यह सिर्फ एक जनाजा नहीं है, बल्कि युद्ध के दौरान हुए सबसे खौफनाक और बेरहम नरसंहारों की याद दिलाता है। दोस्तों, यह मामला नवंबर 2023 में गाजा के सबरा इलाके में हुआ था। उस समय इजरायली लड़ाकू विमानों ने पूरे रिहायशी ब्लॉक को निशाना बनाया था, जहां अबू शरिया और अल हसैना परिवार के सैकड़ों लोग रह रहे थे और कई लोग वहीं शरण लिए हुए थे। इस हमले में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 44 बच्चे, 37 महिलाएं और कई दिव्यांग यानी विकलांग लोग भी शामिल थे। बड़ी संख्या में शव मलबे के नीचे ही दबे रह गए थे। शुरुआती महीनों में राहत और बचाव दल शव नहीं निकाल सके क्योंकि उनके पास भारी मशीनें नहीं थी। गाजा की सिविल डिफेंस टीम ने पिछले महीने फिर से तलाश शुरू की। लगभग 17 दिनों तक बेहद मुश्किल हालात में काम करने के बाद 112 लोगों के अवशेष निकाले गए। हालांकि खबर के मुताबिक इस नरसंहार के करीब 157 लोग आज भी लापता है। मानवाधिकार संगठन यूरो मेडिटेरियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के प्रमुख रमी अब्दो के मुताबिक परिवार के बाकी बचे लोगों के शव या तो अभी भी मलबे के गहरे नीचे दबे हैं या धमाकों की तीव्रता के कारण पूरी तरह राख बन चुके हैं। इस हमले में परिवार के मुखिया फतेही अबू शरिया भी मारे गए। वहीं जब लोगों ने सोचा कि पूर्व फिलिस्तीनी मंत्री मुफीद अल हसैना का घर सुरक्षित रहेगा तो लगभग 200 लोग वहां जाकर ठहर गए, लेकिन वो घर भी बमबारी में तबाह हो गया और मंत्री समेत वहां मौजूद दर्जनों लोगों की मौत हो गई। हमले से बचे महमूद अल हसैना ने बताया कि उस दिन उन्होंने अपने बेटे, भाई, बहनों और कई रिश्तेदारों को खो दिया। उन्होंने कहा कि हर बार जब मलबे से कोई शव निकलता था तो विदेश में रहने वाले रिश्तेदार फोन करके रो पड़ते थे। उनके मुताबिक 3 साल पुराना जख्म एक बार फिर ताजा हो गया। दरअसल गाजा के लापता लोगों की सरकारी समिति के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक करीब 6000 लोग आधिकारिक तौर पर लापता दर्ज है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि असली संख्या 15000 के आसपास हो सकती है, क्योंकि हजारों लोग अब भी ढही हुई इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 73,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी, जबकि 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा आज भी हजारों लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने इजरायल को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार जल्दी ही वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठा सकती है। साथ ही उन्होंने गाजा में जारी मानवीय हालात को बेहद भयावह और किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकने वाला संकट बताया। दोस्तों, खास बात यह है कि ब्रिटेन वो देश है जो इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक है। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो नए बने वो अब क्या करेंगे, सबको इस बात पर नजर है। दरअसल एक इंटरव्यू में एंडी बर्नहम ने कहा कि
उनकी सरकार वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को लेकर कई संभावित कदमों पर विचार कर रही और जल्द ही इनका ऐलान किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कदम क्या होंगे। गाजा की स्थिति पर बोलते हुए बर्नहम ने कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है उसे दुनिया हर दिन गंभीरता से देखे। उन्होंने कहा कि गाजा में इंसानी त्रासदी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक वहां के हालात पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इससे पहले भी बर्नहम अपनी ही लेबर पार्टी की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने माना कि गाजा युद्ध की शुरुआत में उनकी पार्टी का रुख सही नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी पार्टी ने शुरुआत में सही फैसला नहीं लिया था और इसके लिए मुझे अफसोस है। हमें इससे बेहतर करना होगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ब्रिटेन ने गाजा में युद्ध विराम की मांग करने में बहुत देर कर दी। अब उनका कहना है कि इजरायली सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि हिंसा रुके और लोगों तक राहत पहुंच सके। बर्नहम ने कहा कि गाजा में मासूम फिलिस्तीनी लगातार मारे जा रहे हैं, जबकि जरूरत के मुताबिक राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही। उन्होंने गाजा की स्थिति को हमारी सामूहिक अंतरात्मा पर एक गहरा जख्म बताया। वेस्ट बैंक के मुद्दे पर भी उन्होंने इजरायली बस्तियों के विस्तार और बसने वालों यानी यहूदी सेटलर्स की बढ़ती हिंसा की आलोचना की। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये बस्तियां अवैध मानी जाती और दो देशों के समाधान की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कुल मिलाकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के इन बयानों को लेबर पार्टी की गाजा नीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि उनकी सरकार वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के खिलाफ आखिर कौन से कदम उठाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मध्य पूर्व में हालात बेहतर होने का संकेत नजर आ रहा है। दरअसल कतर ने एक बयान देते हुए साफ कहा है कि इस समय सबसे जरूरी काम तनाव को बढ़ने से रोकना और बातचीत का रास्ता खुला रखना है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कतर लगातार शांति की कोशिशों में लगा हुआ है और खास तौर पर ओमान की मध्यस्थता का पूरा समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिनों में कोई सकारात्मक समझौता सामने आ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीधे तौर पर बातचीत नहीं हो रही। दोनों पक्षों के बीच संपर्क केवल मध्यस्थ देशों के जरिए चल रहा है और अलग अलग मसौदों का आदान प्रदान किया जा रहा है। कतर का कहना है कि इस समय मध्यस्थों की सबसे बड़ी प्राथमिकता तीन चीजें हैं। पहली, क्षेत्र में किसी बड़े सैन्य टकराव को रोकना। दूसरी, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा सुरक्षित और सामान्य तरीके से खोलना। और तीसरी, ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत का रास्ता फिर से शुरू कराना। माजिद अल अंसारी ने जोर देकर कहा कि कतर नहीं चाहता कि मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़े, इसलिए वो अपने क्षेत्रीय साझेदारों और दोनों पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज का मुद्दा इस क्षेत्र में देशों को मिलकर ही तय करना चाहिए। कतर का मानना है कि बाहरी ताकतों के बजाय क्षेत्रीय देशों के बीच सहमति से ही इस संवेदनशील समुद्री रास्ते पर स्थायी समाधान निकल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।